अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ़ ज़ाकिर बीजापुर से आज एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। आपके सवाली पर्चे में जितने टॉपिक्स होते हैं उसमें के मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में आधे टॉपिक्स कवर होंगे और पार्ट 2 में आधे टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर किए जाएंगे। अजीज़ दोस्तों, आपके सवाली पर्चे के उर्दू मज़मून के मैक्सिमम सवालात के जवाबात आपको इन वीडियोज़ में मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, मुकम्मल आखिर तक देखिए ताकि आपको फ़ायदा हो सकता है कि जहाँ से आपने स्किप किया वहाँ से आपको सवाल पूछा जाए। आइए देखते हैं कि आपके वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनका इहाता इन दो वीडियोस में किया जाएगा। दोस्तों, मैंने आपके सामने ये खाका खींच दिया है, या जिन टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उसको मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आइए मैं बता दूं कि इतने टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ऐसे टॉपिक हैं, इसमें से कंपलसरी सवाल होता है आपको एग्ज़ाम में, बहुत 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 ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम टॉपिक्स हैं ये। इन टॉपिक्स में कंपलसरी आपको सवाल होता है, कहीं से भी, चाहे इक्तबास दी जाए, अनदेखा मतन जिसे अनसीन पैसेज कहा जाता है वहाँ से हो, या आपको पोएट्री हो जो होती है, नज़म होती है, वो उसमें से भी इन्हीं टॉपिक पे, उनमें से भी इन्हीं पे सवाल होता है। मैंने अनदेखा मतन यानी अनसीन पैसेज देकर भी, और पैसेज में से भी जो सवालात होते हैं वो इन पर होते हैं। जो नज़म या गज़ल दी जाती है उस पे भी सवालात जो होते हैं वो इन्हीं पर होती है, इन्हीं को लेकर सवाल पूछा जाता है। आइए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, रदीफ़ पढ़ेंगे। रदीफ़ के ताल्लुक़ से कंपलसरी सवाल होता है। रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता, हुस्ने मतला, बैतुल गज़ल, ये यहाँ तक जो है गज़ल के अज्ज़ा हैं, ये गज़ल में पढ़ लेंगे हम। गज़ल पढ़ेंगे तो गज़ल में तमाम चीज़ें आ जाते हैं। फिर रुबाई इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए रुबाई, मुतरादिफ़ात पूछता ही है सवाल, साबिक़ा और लाहिक़ा, या साबिक़े और लाहिक़े भी कह सकते हैं, मुहावरा, ज़रबुल मिस्ल, फ़ेल। शॉर्ट में पूरा फ़ेल नहीं पढ़ेंगे, फ़ेल पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फ़ेल का बहुत बड़ा शिजरा है, लेकिन फ़ेल को पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है वही पढ़ेंगे। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। चलिए, फ़ेल अम्र नहीं, मुरक्कब अल्फाज, तज़कीर व तानीस, शमसी व कमरी अल्फाज, इसमें आला। देखिए इसम के बहुत से अक़साम, मैंने इसमें आला लिख दिया है सिर्फ क्योंकि इसमें आला इस बार की इम्तिहान के लिए हो सकता है कि पूछ ले इंशाअल्लाह ताला। चलिए, इसमें आला। उसके बाद हरफ फिजाइया, हरफ फिजाइया कहेंगे इसे, फजाइया नहीं बल्कि हरफ फिजाइया, तशबीह, तलमीह, इस्तिआरा, तज़ाद, सनत तशबीह, सनत तलमीह, सनत इस्तिआरा, सनत तज़ाद, और हरफ निदा, तहसीन, तासुफ, शर्त। ये ऐसे टॉपिक्स हैं इस बार की इम्तिहान के लिए आपके कि इसमें से कंपलसरी सवाल होता है। अजीज़ दोस्तों, आइए हम एक के बाद दिगरे इंशाअल्लाह इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन आप ज़रा इत्मीनान रखिए, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए ये वीडियो को पूरी तरह पूरा मुकम्मल देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि जहाँ से आपने स्किप किया हो सकता है कि वहीं से सवाल पूछा जाए, तो इसलिए आप स्किप मत कीजिए और आखिर तक इस वीडियो को देखिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे उर्दू मज़मून में। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक। तो मैंने आपको रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता, हुस्ने मतला, बैतुल गज़ल समझाने के लिए ख्वाजा मीर दर्द की एक गज़ल के चंद अशआर छोड़कर चंद अशआर को यहाँ पे दर्ज किए हैं।
اگر میں پوری غزل یہاں پہ درج کروں گا تو وقت بہت لگ جاتا ہے، ویڈیو اور طویل ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے چند اشعار کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے چند اشعار کو لکھا ہے اس لیے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھائیں۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا۔ شاعر اپنے محبوبہ کا حسن اور اس کی خوبصورتی کا اظہار غزل میں کرتا ہے، لیکن آج غزل میں زندگی کے تمام شعبے کو داخل کر دیا گیا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں کو غزل میں پیش کیا جا رہا ہے، جیسے زندگی کی بے ثباتی، زندگی کی پریشانیاں، زندگی کی خوشی، غم، دکھ اور تصوفانہ کلام بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آج غزل میں شامل کی گئی ہیں، لیکن آئیے ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے۔ ہاں، ایک بات اور بتا دوں، غزل کا ہر شعر ایک دوسرے سے مضمون کے اعتبار سے، معنوں کے اعتبار سے جدا گانا ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو لنک نہیں ہوتا، تسلسل نہیں ہوتا، لیکن جدا گانا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اور ہر شعر اپنے اندر مکمل معنی سمایا ہوا ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر یاد رکھیے۔ چلیے، جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں بچپن سے، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ اب مطلع کیوں کہلاتا ہے بھائی؟ وہ دیکھیں گے، اصل چیز وہ ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے کیونکہ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ پایا جاتا ہے۔ ردیف و قافیہ پایا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں گے ردیف اور قافیہ کیا ہے، دیکھیں گے پہلے ردیف کیا ہے دیکھیں گے، قافیہ کیا ہے سمجھیں گے۔ اگر ردیف اور قافیے کو ہم نہ سمجھیں گے تو مطلع، حسن مطلع ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ چلیے آئیے میں آپ کو پہلے ردیف سمجھاتا ہوں۔ ردیف کیا ہے؟ ردیف کسی نظم یا غزل میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے اس غزل میں بار بار کیا دہرایا جا رہا ہے؟ تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، دیکھیے چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے دھر چلے۔ یہاں پہ اور دوسرے اشعار پڑھیے۔ اب زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر چلے، شمع کے مانند ہم اس بزم میں، شمع کے مانند ہم اس بزم میں، چشمے تر آئے تھے دامن تر چلے۔ درد، یہ دیکھیے یہاں پہ تخلص ہے، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ اب دیکھیے اس پوری غزل میں یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، اور وہ الفاظ کون سے ہیں جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں؟ چلے، یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ جو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ دیکھیے چلے، یہ بار بار دہرایا جا رہا ہے، بدل نہیں رہا ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ جیسے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اے نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، میں جو بولا تو کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یہ کی سی ہے یہ ردیف ہے۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں اچھا نہ ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، یہ ہوا تو یہ ردیف کہلاتا ہے۔ کسی غزل میں، کسی نظم میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے اس میں بار بار دہرایا جا رہا ہے، دیکھیے چلے، سمجھ میں آیا؟ چلیے اور ایک بات، یہ ردیف قافیہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے، ردیف سے پہلے بیٹھتا ہے، ردیف کو فالو کرتا ہے، ردیف کے پیچھے آتا ہے۔ دیکھیے اب یہاں قافیہ کون سا ہے دیکھیں گے، ردیف کے پیچھے آتا ہے، ردیف سے پہلے بڑھتا ہے، اس کا ایک حرف
या 2 हर्फ या चंद हरूफ एकसा होते हैं, बाकी पूरा लफ्ज़ अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। एक लफ्ज़ होता है जो रदीफ़ से पहले बैठता है, उसके 1 हर्फ या 2 हर्फ या 3 हरूफ एकसा होते हैं, कितने भी एकसा होते हैं, लेकिन लफ्ज़ पूरा अलग होता है। जैसे मिसाल के तौर पर तहमते चंद अपने ज़ुम्मे धर, देखिए यहाँ पे धर है, देखिए धर रदीफ़ से पहले बैठ रहा है, इसमें दाल है, रे है, 2 चश्मे है और रे है, धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर, यहाँ पे कर चले, कर चले, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। देखिए यहाँ पे ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, मर। अब यहाँ पे देखिए इधर, यहाँ पे तर, किधर। अब इन अल्फाज में देखिए आप, ये सब रदीफ़ से पहले बैठे हुए हैं, रदीफ़ से पहले इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन उसका आखिरी 1 हर्फ एकसा है। देखिए ध में यहाँ पे अलग है, लेकिन ये रे एकसा है, ये रे, ये रे, रे 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 एकसा है। बकिया पूरा लफ्ज़ मुख्तलिफ है, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक जो हर्फ है रे एकसा है। पूरी गज़ल में देखिए आप एकसा होता है, जैसे कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। देखिए बर, नज़र, भर, ये रदीफ़ से पहले बैठ रहे हैं, नहीं आती नहीं आती इससे पहले बैठ रहे हैं, लेकिन बर, भर, पर, इधर, नज़र, ये लफ्ज़ रे एकसा है, लेकिन बकिया लफ्ज़ मुख्तलिफ है। जैसे अभी मैंने मीर की गज़ल पढ़ के सुनाया आपको कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ए नुमाइश शराब की सी है। देखिए हुबाब, शराब, कीसी पूरी गज़ल में रदीफ़ है, और हुबाब, शराब ये काफ़िया है। मैं जो बोला तो कहा ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है, ख़राब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब, इस्तराब ब। देखिए ये एकसा है, ये ब काफ़िया है, उसका पूरा हर्फ अलग है, मुख्तलिफ है, इस्तराब, हुबाब, शराब, लेकिन ब ब ब ब एकसा है। देखिए तो वो काफ़िया कहलाता है। रदीफ़ जो बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज, और काफ़िया रदीफ़ से पहले आने वाला वो लफ्ज़ जिसके चंद हरूफ एकसा होते हैं, लेकिन हर पूरा लफ्ज़ अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। अब इसी तरह से आइए अब एक बात समझाता हूँ, अब मतले की तरफ चलेंगे। मतला क्या होता है? जिस गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे रदीफ़ और काफ़िया के पाबंद होते हैं, यानी दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया पाया जाता है, तो उसे मतला कहते हैं। अब देखिए इस गज़ल के तहमते चंद अपने ज़ुम्मे धर चले, धर चले, ये काफ़िया और ये रदीफ़, जिस लिए आए थे सो हम कर चले, कर काफ़िया, चले रदीफ़। अब देखिए इसमें दोनों मिसरों में भी रदीफ़ और काफ़िया है। अब यहाँ ज़रा गौर कीजिए आप, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, यहाँ ये कर चले, धर चले ऐसे कोई अल्फाज नहीं है, रदीफ़ और काफ़िया नहीं है। अब उसके सानी मिसरे में देखिए, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, यहाँ पे है देखिए फिर, है ना। तो ये पहले मिसरे, पहले शेर के अब एक मिसरा कहलाता है, और एक मिसरा, दोनों मिसरे मिलकर एक शेर बनता है। तो 2 मिसरों का एक शेर, इस शेर में दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया मौजूद है, इसलिए ये मतला कहलाता है। समझ में आया? अब देखिए डेफिनेशन, मतला वो होता है, कसीदे में भी मतला होता है, गज़ल में भी होता है, नज़म में भी होता है, हाँ मतला, लेकिन उसके दोनों मिसरों में हर सिन्फ़ शायरी के
जिसमें मतला होता है उसके पहले दोनों मिसरे रदीफ और काफिया के पाबंद होते हैं। चलिए समझ में आया। ये हुस्ने मतला वो होता है, गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे रदीफ और काफिया के पाबंद होते हैं तो मतला कहलाता है। हाँ, अगर पहला शेर रदीफ और काफिये का पाबंद हुआ, मतला हो गया, और दूसरे शेर में भी रदीफ और काफिया पाया जाता है, दोनों मिसरों में भी, एक मिसरे में है यहाँ पे देखिए जिंदगी है या कोई तूफान है, यहाँ पे रदीफ और काफिया मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो इस जीने के हाथों मर चले, ये सानी मिसरे, दूसरे शेर के सानी मिसरे में रदीफ और काफिया मौजूद है, लेकिन दूसरे शेर के पहले मिसरे में रदीफ और काफिया मौजूद नहीं है। अगर दूसरे शेर के पहले मिसरे और दूसरे मिसरे दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया पाया जाए तो वो हुस्ने मतला कहलाता है। हुस्ने मतला कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक गज़ल के चंद अशार सुना देता हूँ कि चांद जब झील के पानी में नहाया होगा, नहाया होगा, खूब झूला उसे मौजों ने झुलाया होगा, खूब झूला उसे मौजों ने झुलाया होगा, घर उसका भी आग की लपेट में आया होगा, जिसने अपने हमसाये का घर जलाया होगा। देखिए मैंने आपके सामने इस गज़ल के 4 अशार, 4 मिसरे पेश किए, यानी दो अशार पेश किए, तो दोनों अशार में चारों मिसरों में रदीफ और काफिया है। चांद जब झील के पानी में नहाया होगा, इसमें है रदीफ और काफिया। अबे होगा रदीफ है ये, और नहाया, झुलाया, आया, जलाया, ये काफिया है। ये काफिया देखिए, या जो है ये एक्सा है तो काफिया है। तो इसमें चारों मिसरों में देखिए, चांद जब झील के पानी में नहाया होगा, इसमें भी रदीफ और काफिया है। खूब झूला उसे मौजों ने झुलाया होगा, इसमें भी रदीफ और काफिया है। एक शेर कहा मैंने। अब दूसरा शेर पढ़ रहा हूँ मैं कि घर उसका भी आग की लपेट में आया होगा। देखिए आया होगा, इसमें भी रदीफ और काफिया है। जिसने अपने हमसाये का घर जलाया होगा, इसमें भी रदीफ और काफिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस गज़ल के 2 अशार में, पहला शेर और दूसरा शेर, चारों मिसरों में, दोनों अशार में रदीफ और काफिया पाया जाता है। इसलिए ये जो शेर है, दूसरा शेर, ये हुस्ने मतला कहलाता है। हाँ, अगर फर्ज कर लीजिए इसके बाद भी फिर ऐसा ही शेर आया, जिसके तीसरे शेर में, इस गज़ल के तीसरे शेर में अगर इत्तेफाक से, अगर किसी गज़ल के तीसरे शेर में भी रदीफ और काफिया मौजूद है, तो वहाँ पे वैसी सूरत में आपको मतले उला, मतले सानी, मतले सालिस ऐसे नंबर दिए जाएंगे। अगर एक गज़ल में एक से ज़्यादा मतले हैं तो वो नंबर दिया जाएगा उसे। तो समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं बैतुल गज़ल की तरफ। मैं ज़रा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि वक्त वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्त, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। आप पूरा देखिए वीडियो को। चलिए बैतुल गज़ल क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल इसे शाह गज़ल भी कहते हैं। बैतुल गज़ल को शाह गज़ल भी कहते हैं। देखिए क्या है भाई, वो किसी गज़ल में सबसे बेहतरीन जो शेर होता है वो बैतुल गज़ल कहलाता है। किसी गज़ल में सबसे बेहतरीन शेर जो होता है वो बैतुल गज़ल कहलाता है। जैसे इसका मैं और एक शेर पढ़ दूँ आपके सामने। चांद जब झील के पानी में नहाया होगा, खूब झूला उसे मौजों ने झुलाया होगा, घर उसका भी आग की लपेट में आया होगा, जिसने अपने हमसाये का घर जलाया होगा, हाथ से उसके दी भी गया दुनिया भी गई।
جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا. اب دیکھیے اس کے میں 3 اشعار پڑھ دیا, کچھ اشعار چھوڑ دیا میں. تو اس میں سے سب سے بہترین شعر کون سا لگا؟ ہاتھ سے اس کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی, جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا. تو یہ شعر مجھے اچھا لگ رہا ہے. تو یہ بیت الغزل کہلاتا ہے. تو غزل کا سب سے بہترین شعر بیت الغزل. آئیے مقطع کی طرف بڑھتے ہیں. مقطع قطع سے ہے. قطع مطلب کاٹ دینا, کاٹ دینا. جیسے ہم نے اپنے تعلقات ان سے منقطع کر دیں, قطع کر دیں, کاٹ دیتے ہیں. جیسے شاعر اپنی غزل کو ختم کر دیتا ہے, کاٹ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, تو وہ شعر, غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے. اور اس شعر میں شعراء اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ دیکھیے درد, ان کا تخلص ہے. تو درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب, تخلص کی نشانی ہے اس پہ, تو تخلص کہلاتا ہے. اور یہ آخری شعر جو ہے مقطع کہلاتا ہے. غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے, یاد رکھیے. عزیز دوستو, جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ غزل کا پہلا شعر طلوع, مطلع یعنی طلوع ہونا, طلع شروع ہوتی ہے. اور ویسے ہی مقطع یعنی غزل کا آخری شعر. یہاں پہ آخری شعر مقطع, قطع, کاٹ دینا, ختم کر دینا. سمجھ میں؟ چلیے اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں سابقہ کی طرف. سابقہ اور لاحقہ. سابقہ اور لاحقہ. سابقہ اور لاحقہ, اسے انگریزی میں سابقے کو پریفکس کہتے ہیں. پری یعنی پہلے بیٹھتا ہے, اور لاحقہ سفکس یعنی بعد میں بیٹھنے والا. پریفکس سابقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ کے پہلے بیٹھتا ہے, پہلے بیٹھ کر اس کے معنوں کو منفی میں تبدیل کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے تمیز ہے, اس کے آگے یا اس سے پہلے بد بیٹھتا ہے, بد تمیز. اب دیکھیے سابقے کون کون سے ہیں؟ بد سابقہ ہے, با سابقہ ہے, بے سابقہ ہے, پر سابقہ ہے. ایسے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو پہلے بیٹھتے ہیں, پہلے استعمال ہوتے ہیں. جیسے تمیز ہے, بدتمیز, بد کردار, بد اخلاق. اب نا بھی سابقہ ہے. نالائق. اب دیکھیے با اخلاق, با کردار, با ذوق, با استعمال, یہ سابقہ کہلاتا ہے, پہلے بیٹھتا ہے. ویسے ہی بے عقل, بے غیرت, پر جوش, پر خلوص, پر مغز, پر لطف, یہ پر سے. پھر خوش بھی سابقہ ہے. خوش اخلاق, خوش قسمت, خوش حال, یہ خوش مزاج, خوش حال, خوش قسمت, خوش مزاج, خوش حال, یہ خوش بھی سابقہ ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ نا, بد, با, بے, پر, خوش وغیرہ اور بہت ہیں. خوب ہیں, خوبصورت, تمام یہ خوب جو ہے سابقہ ہے. ان سے لیجیے انجان, ان پڑھ, اندیکھا, ہاں. آپ کو جو سوال ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے سابقہ رکھنے والا لفظ پہچانیے, سابقہ رکھنے والا لفظ پہچانیے, یا سابقہ نہ رکھنے والا لفظ پہچانیے, سابقے سے آری لفظ پہچانیے, مندرجہ ذیل میں سے سابقے کی شناخت کیجیے. یہ ایسے الفاظ جو ہے, ایسے سوالات آپ کو پوچھے جاتے ہیں. اب آئیے لاحقہ دیکھیں گے. اب دیکھیے لاحقہ کیا ہے؟ لاحقہ سفکس ہے جو کسی لفظ کے بعد میں آتا ہے, لفظ کے
बाद में बैठता है। जैसे यहाँ पे पहले इस्तेमाल हो रहा था बा, बद, ना, बे, पहले इस्तेमाल हो रहा था, अब यहाँ पे बाद में इस्तेमाल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर कुतुब खाना, देखिए खाना लाहका हो गया। कारखाना, कारखाना, पागल खाना, पागल खाना, पागल खाना, कुतुब खाना, कारखाना, पागल खाना, कैद खाना, कैद खाना, छाप खाना, छाप खाना। देखिए बाद में इस्तेमाल हो रहा है, बाद में। जैसे और एक देखिए दरगाह, गाह जगह, दरगाह, ईदगाह, बाद में इस्तेमाल हो रहा है। लाहका होता है, बाद में सफिक्स कहलाता है। ईदगाह, दर्सगाह, दर्सगाह, इबादतगाह, इबादतगाह। देखिए बंदरगाह नहीं होता, बंदरगाह, इस बंदरगाह खुद एक इस्म है, ये एक इस्म है। आपको लाहके वाला लफ्ज़ नहीं होता, इसमें गा आ गया तो भी ये इस्म नहीं होता। ईदगाह यानी खुशी मनाने की जगह, खुशी मनाने की जगह। दर्सगाह, दर्स देने की जगह। इबादतगाह, इबादत करने की जगह। गाह यानी जगह, गाह। अब यहाँ पे बंदरगाह, बंदर रहने की जगह नहीं होता। ये बंदरगाह तो जहाज़ जहाँ पे उतरते हैं, समंदरी जहाज़ जहाँ पे आते हैं तो वो बंदरगाह कहलाता है। ये बंदरगाह लाहका नहीं होता है। और इसमें देखिए जहाँ आरा, जहाँ आरा, अंजुम आरा या अंजुमन नारा, अंजुमन महफिल सजाने वाली, महफिल आरा, महफिल आरा। ये जो अल्फाज होते हैं इसमें लाह का क्या है भाई, आरा, आरा, आरा लाह का है। फिर खाना, 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 खाना लाह का है। ये गा, 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 ये लाह का है जो बाद में आ रहा है। तो लाह का रखने वाला लफ्ज़ ऐसे आ जाता है, याद रखिए। अगर आपको ये दिया तो 4 ए भी दिया, बंदरगाह, दरगाह, ईदगाह, दर्सगाह दिया, और आपको पूछा मंदरजा झील में लाहका न रखने वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, तो ये हो जाता है क्योंकि लाहका नहीं है इसमें, लाहका न रखने वाले। मंदरजा झील में लाहका न रखने वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, तो लाहका किस में नहीं है, ये भी लाहका, ये भी लाहका, ये भी लाहका है, ये लाहका नहीं है। तो ऐसे भी हो सकता है। अब फरोश से लीजिए आप, फरोश अगर देखेंगे हम तो कुतुब फरोश, फरोश यानी बेचना, कुतुब फरोश, इत्र फरोश, बर्दा फरोश। ऐसे देखिए फरोश, फरोश, फरोश बार बार आ रहा है ना, बाद में बैठ रहा है। तो ऐसे अल्फाज ये लाहका कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। जैसे कि साबिका वो लफ्ज़ जो पहले बैठता है और लाहका वो लफ्ज़ जो बाद में बैठता है। याद रखिए दोस्तों। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आइए हम चलते हैं मुतरादिफात की तरफ। मुतरादिफात अंग्रेज़ी में इन्हें सिनोनिम्स कहा जाता है। ऐसे दो अल्फाज जिसका तलफ़ुज़ अलग होता है, हरकत व सुकनात अलग होते हैं, लेकिन मानवी एतबार से एकसा होते हैं, यानी माने के एतबार से वो एक होते हैं। दोनों अल्फाज के मानी एक जैसे होते हैं, दोनों अल्फाज के मानी एक ही होते हैं। जैसे अक्सर मुतरादिफात बात में ज़ोर पैदा करने के लिए, जुमले में वज़न पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त व अहबाब, ज़िल्लत व ख़ारी, हसीन व जमील वग़ैरह। लेकिन इसके अलावा ऐसे भी अल्फाज आते हैं जो हरकत व सुकनात में अलग अलग होते हैं, जिसके माने एक होते हैं। जैसे सूरज, सूरज है,
सूरज को और एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, वो शम्स, शम्स, फिर आफताब, आफताब, खुर्शीद, खुर्शीद। ये देखिए सूरज, शम्स, आफताब, खुर्शीद, ये तमाम एक माने हैं। हिलाल, बद्र, चांद, महताब, ये तमाम अल्फाज चांद के लिए इस्तेमाल होते हैं। हिलाल का माना भी वही, बद्र का माना भी वही, चांद का माना भी वही, महताब का माना भी, सब चांद के लिए इस्तेमाल होते हैं। कमर, खमर, खमर भी जो है वही माना देता है। तो ऐसे अल्फाज जो एक माना देते हैं वो मुतरादिफात करते हैं, जैसे दोस्त, अहबाब, रफ़ीक, रकीब। रकीब भी दोस्त के माने में देता है, बहुत ही गहरा दोस्त। रकीब के माने एक माने दुश्मन के होते हैं और एक मानी बहुत ही गहरा दोस्त के होते हैं, गहरे दोस्त के होते हैं। जैसे अल्लाह ताला की एक सिफत भी है रकीब, हसीन, जमील, खूबसूरत, ये तमाम एक माने देते हैं। मुतरादिफ अल्फाज वो अल्फाज कहलाते हैं जो हरकत व सुकनात में, उसका प्रोनंसिएशन में, तलफ़ुज़ में अलग होते हैं, लेकिन मानों के एतबार से एक होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको एक सवाल पूछा गया कि चाँद का मुतरादिफ पहचानिए। चाँद के लिए आपको हिलाल दिया ऑप्शन में, शम्स दिया, आफताब दिया, खुर्शीद दिया, तो इसमें से आपको हिलाल चाँद का मुतरादिफ होता है। समझ में आ रहा है? मुतरादिफ अल्फाज एक माने देने वाले अल्फाज, कंपल्सरी सवाल होता है इसका, मुतरादिफ अल्फाज का, याद रखिए। चलिए आइए फिर आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम मुहावरा की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, इसका प्रोनंसिएशन या तलफ़ुज़ मुहावरा है, जिसे मैंने एराब भी लगा दी है, मीम को पेश है अलिफ हा, मुहावरा है, मुहावरा, मुहाविरा नहीं है, वाव को ज़ेर नहीं आता बल्कि ज़बर ही इस्तेमाल होता है, मुहावरा। देखिए मुहावरा क्या है? मुहावरा एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो दो अल्फाज से मिलकर बनता है, जो जुमले का हिस्सा होता है। जुमले का एक जुज़ होता है, एक हिस्सा होता है। अगर उस जुमले से मुहावरा हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जुमला अधूरा रह जाता है, अधूरा बन जाता है। मुहावरा बहुत अहमियत का हामिल होता है उस जुमले में। और मुहावरा जो पहले से चला आ रहा है वैसे ही इस्तेमाल होता रहेगा, होता है और होता रहेगा। मुहावरा को बदल नहीं सकते हम। जैसे मिसाल के तौर पर, आपके आने से मेरा दिल बाग बाग हो गया, एक मुहावरा है। मैं खुश हो गया, खुश होना, आपके आने से मैं बहुत खुश हो गया। अगर इसको हम बदल कर आपके आने से मेरा दिल गुलशन गुलशन हो गया नहीं कह सकते। बाग बाग होना ये मुहावरा है, बाग बाग होना मुहावरा है। तो यही मुहावरा चलता रहेगा, यही इस्तेमाल होगा, इसको हम बदल नहीं सकते। हाँ, मुहावरा मस्दर से मिलकर बनता है। मुहावरा में मस्दर का ना इस्तेमाल होता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में फेल का लिंक दिया है, तो आप उसे देख लीजिए, तो आपको मस्दर के ताल्लुक से मालूमात हासिल हो जाएंगी। मस्दर का ना मस्दर की अलामत है, अलामत मस्दर कहलाती है ना। ये जो ना है अलामत मस्दर है। तो ये मस्दर की अलामत भी मुहावरा में इस्तेमाल होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जैसे देखिए, नापीद होना, नापीद होना यानी गायब होना, गुम हो जाना, गुम होना नापीद होना का मतलब होता है। और उसे ये ना इस्तेमाल हो रहा है। ना अलामत मस्दर कहलाती है, जो आखिर में यहाँ पे आती है। होना, खाना, पीना, सोना, देखना, रोना, जागना, ये तमाम मस्दर हैं। और अलामत मस्दर हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो फ़ेल बचता है। बची हुई सूरत फ़ेल बनती है। आप फ़ेल का मेरा वीडियो देख लीजिए,
जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि मज़दर क्या है। चलिए, पानी उतारना यानी शर्मिंदा करना, किसी को बेइज्जत करना, शर्मिंदा करना, इसके माने में इस्तेमाल होते हैं। ये जूतियाँ सीधी करना, ये मुहावरा है, जूतियाँ सीधी करना। जैसे एक जुमला अगर इस्तेमाल करेंगे हम, जूतियाँ सीधी करना, कई सालों तक असातिज़ा की जूतियाँ सीधी करने के बाद बहुत इल्म हासिल होता है, इल्म हासिल होता है। तो यहाँ जूतियाँ सीधी करने से मुराद खिदमत करना होता है। कलीजा मुंह को आना, वो खबर सुनते ही मेरा कलीजा मुंह को आ गया, यानी मैं बहुत घबरा गया, घबराना, ये मानी में इस्तेमाल होता है, ये मुहावरा है। ओहदे वफा उस्तवार करना, कि अपने वादे पे, अहद मतलब वादा, वादे पे कायम रहना, वादे को मुकम्मिल करना, वादा पूरा करना, वफादारी के अहद पर कायम रहना। आपको एग्ज़ाम में एक मुहावरा देता है और उसका मतलब पूछता है, और कभी मुहावरा और ज़रबुल मिस्ल, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ज़रबुल मिस्ल, में फ़र्क भी पहचानने के लिए कहता है। जैसे ये पूछ लेता है कि मंदरजा झील में से एक मुहावरा नहीं है, या मंदरजा झील में से एक ज़रबुल मिस्ल नहीं है, या मंदरजा झील में से ज़रबुल मिस्ल की निशानदही कीजिए, मंदरजा झील में से मुहावरा की निशानदही कीजिए, ये भी पूछ सकता है। या एक मुहावरा देकर या ज़रबुल मिस्ल लेकर उसका माना पूछ सकता है, क्या मतलब होता है इसका पूछ सकता है। आइए अब हम ज़रबुल मिस्ल की तरफ चलते हैं। देखिए, ज़रब का माना मारने के होते हैं। जैसे यहाँ पे मुहावरा का लुग़वी माना गुफ्तगू करना, बातचीत करना, कलाम करना, ये होते हैं। लेकिन ये जुमलों में जब इस्तेमाल होते हैं तो इसके असल मानी के बजाय मजाजी माने, दूसरे माने लिए जाते हैं। जैसे सामान सर पे उठाना, ये जुमला है, ये कहावत है, ये रोज़मर्रा है। ये जुमला सामान सर पे उठाना हो सकता है, सामान सर पे उठाते हैं, लेकिन आसमान सर पे उठाना ये मुहावरा है, ये मुहावरा है। तो दोनों में फ़र्क होता है। तो चलिए हम ज़रबुल मिस्ल की तरफ बढ़ते हैं। ज़रब का माना मारने के होते हैं। ज़रबुल मिस्ल में एक नसीहत पोशीदा होती है। मिसाल से, मिस्ल मतलब मिसाल, ज़रब मतलब मारना, मिसाल से मारना, किसी को नसीहत करना मिसाल के ज़रिए, किसी को नसीहत करना एक कहावत के ज़रिए। तो ज़रबुल मिस्ल एक जुमले या एक कहावत के ज़रिए ज़रबुल मिस्ल कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर, आँख का अंधा गांठ का पूरा, यानी बेवकूफ़ अमीर, दौलत तो बहुत है लेकिन बेवकूफ़ है, ऐसे। और उसके बाद ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब शोहरत है लेकिन नाम की है, असल जो चीज़ है वैसे नहीं है, सिर्फ शोहरत, असलियत कुछ नहीं है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये ज़रबुल इमसाल, ज़रबुल मिस्ल। उसी की जूती उसी का सर, उसी की जूती उसी का सर, मतलब जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, मतलब यह है कि जाहिल, ऐसा जाहिल जो अपने आप को बहुत बड़ा फाजिल या आमिल या आलिम जाहिर करता रहता है। पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। ऐसे बहुत से ज़रबुल इमसाल होती हैं। ज़रबुल इमसाल जमा है ज़रबुल मिस्ल की। तो ऐसी एक ज़रबुल मिस्ल आपको सवाल बनाकर पूछा जाता है, मुहावरा पूछा जाता है और ज़रबुल मिस्ल भी पूछी जाती है। तो अजीज़ दोस्तों, आइए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम रुबाई की तरफ चलते हैं। रुबाई एक बहुत ही मशहूर सिन्फ़े शायरी है। रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी 4 हैं। इसमें 4 मिसरे होते हैं। 4 मिसरे देखिए, 1 2 3 4। एक जो लाइन होती है अशार में,
ये किसी गज़ल में या किसी नज़म में एक जो लाइन होती है उसे एक मिसरा कहा जाता है, एक मिसरा। और दूसरा मिसरा, पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, जब दो मिसरे मिलते हैं तो एक शेर बनता है। दो मिसरे मिलकर एक शेर बनता है। याद रखिए, एक अहम पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको। दो मिसरे मिलते हैं तो एक शेर बनता है। हाँ, एक शेर को एक बीती भी कहा जाता है। एक बीती कहा जाता है। अब देखिए, रुबाई में कितने अशार हैं? 2 अशार हैं। तो हमें ये पता चला है, हमें जानते हैं कि एक शेर को एक बीती कहा जाता है, एक बीती कहा जाता है, और 2 अशार हैं तो 2 बीती कहा गया। अब इसे 2 अशार हैं तो 2 बीती, तो इसलिए रुबाई का दूसरा नाम 2 बीती भी है। याद रखिए, रुबाई को 2 बीती भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 अशार हैं। चलिए आइए रुबाई के उसूलों की तरफ बढ़ते हैं। इसे आपको याद रखना बहुत अहम है कि रुबाई को दूसरा नाम, रुबाई का दूसरा नाम 2 बीती कहा जाता है। चलिए, थे केक की फिक्र में सो रोटी भी गई, चाही थी शय बड़ी सो छोटी भी गई, वाइस की नसीहतें न मानी आखिर, पतलून की ताक में लंगोटी भी गई। अब देखिए, इस रुबाई में एक ख़ास वज़न होता है। रुबाई का एक ख़ास वज़न होता है, उस वज़न पे रुबाई कही जाती है। ज़रा गौर कीजिए, इस रुबाई के पहले मिसरे, दूसरे मिसरे और चौथे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया मौजूद है और तीसरे मिसरे में मौजूद नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पे मतला है, रुबाई में मतला होता है। पहले शेर में दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया देखिए, थे केक की फ़िक्र में सो रोटी भी गई, भी गई, भी गई, भी गई, रदीफ़ है, और रोटी, छोटी, लंगोटी ये काफ़िया है। तो इस रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया मौजूद हैं, तो तीसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया मौजूद नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि रुबाई वो सिन्फ़े शायरी है जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, जिसके पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया मौजूद होता है। रुबाई का दूसरा नाम 2 बीती भी है। ये इतना बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रुबाई का दूसरा नाम 2 बीती भी है। बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि वीडियो तवील हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में पढ़ते जाएंगे, लेकिन बहुत अहम निकात पढ़ रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो निकात को पढ़ते जा रहे हैं। तो ये रहा रुबाई, ये अकबर इलाहाबादी की रुबाई है। आइए, मैं इसके साथ साथ में रुबाई जब लिखा हूँ तो यहाँ पे एक बात मैं आपको और एक बता देता हूँ कि आपको अज़दाद भी पूछे जाते हैं। अज़दाद, अज़दाद जमा है ज़िद की, ज़िद की जमा है। ज़िद यानी अपोजिट, अंग्रेज़ी में एंटोनिम कहा जाता है, अपोजिट कहा जाता है, एंटोनिम कहा जाता है। तो ज़िद, अज़दाद। अब आपको ज़िद जो पूछता है, एक लफ्ज़ देता है, लफ्ज़ देकर उसकी ज़िद पूछता है। जैसे लास्ट टाइम एक सवाल पूछा था टीईटी में ही, सफ़र की ज़िद क्या होती है, ये पूछा था। सफ़र की ज़िद हज़र होती है, हज़र ये पूछा था आपको। तो सफ़र, हज़र, तो ऐसे ही जैसे हज़र, सफ़र, हज़र, सफ़र की ज़िद हज़र हो गया, ऐसे ही शीरी की ज़िद तल्ख, तल्ख, शीरी, तल्ख। नेक मिजाज और बद मिजाज, बद मिजाज होता है। और मसरूर, मसरूर, मज़मूम, मज़मूम, ऐसे अज़दाद पूछे जाते हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं कि एक गज़ल या नज़म दी जाती है, या जो अनसीन पैसेज, अनदेखा मतन जिसे कहा जाता है, वो दिया जाता है, और उसी में के अज़दाद आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये रुबाई में कहूँ आपको,
चाही थी शय बड़ी सो छोटी भी गई। अब इस मिसरे में मुस्तामिल सनत की निशानदेही कीजिए, मुस्तामिल सनत की निशानदेही कीजिए। ऐसा ही पूछता है, सनत तजाद बोल के एक आता है, सनत तजाद, आगे वो पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। सनत तजाद जो है, अब देखिए इस मिसरे में चाही थी शय बड़ी सो छोटी भी गई। इस मिसरे में सनत, कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? देखिए तजाद यानी जिद रखने वाले अल्फाज, एक दूसरे की जिद वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। चाही थी शय बड़ी, यानी देखिए बड़ी और एक छोटी दोनों एक दूसरे की जिद हैं, छोटी और बड़ी। तो इस मिसरे में सनत तजाद इस्तेमाल हुई है, या जिद अल्फाज अजदाद इस्तेमाल हुए हैं, अजदाद। तो ऐसे भी पूछा जाता है। और उसके बाद में जैसे मैं ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, तो इस तरह से आपको अजदाद पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत तवील होने की वजह से मैं चाह रहा हूँ कि इसे पार्ट 1 पार्ट 2 कर दूँ, क्योंकि ऑल इन वन, तो तमाम एक ही वीडियो में बहुत सी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देंगे इंशाल्लाह। तो पार्ट 1 के बाद बची हुई चीज़ें, बची हुए टॉपिक्स पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अजीज़ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन, हमारे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिए और मेरे और आपके दोस्तों अहबाब तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि वो भी इनसे इस्तेफादा करें। जब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 2 में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।